आज की बातचीत इसी उपन्यास के बहाने करने वाले हैं। तो चंदन भाई के बारे में बताना गैर जरूरी है, फिर भी जो पहली बार इनसे वाकिफ हो रहे होंगे तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के ज़माने में कथाकारों की जो नई पीढ़ी आई और पिछले एक दशक में या एक दशक से कुछ ज़्यादा समय हो गया होगा, 16-17 साल हो गए, जिन कथाकारों ने अभी समकालीन हिंदी कहानी का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया आज से डेढ़ दशक पौने 2 दशक पहले, और आज जो स्थापित हुए अपने लेखनी से, उसमें चंदन पांडे का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए। तो आज चंदन भाई से हम उनके उपन्यास के बारे में, उनके लेखन की दुनिया में वो क्या सोचते हैं, उनका लेखक किस तरह से एक्टिव होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चंदन भाई, पहला सवाल पूछना बहुत मुश्किल होता है लेखक से। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये लेखन की लत कैसे लगी आपको। ये बड़ा पारंपरिक किस्म का सवाल लगेगा, लेकिन शायद शुरुआत यहाँ से करना ठीक है। सबसे पहले नमस्कार। लत जब तक लगी, जब तक पता चलता कि कैसे लत लगी, तब तक लग चुकी थी और फिर पता करने की जरूरत नहीं रही। कैसे लगी, लिखने की इच्छा होती थी पहले से। जो कहानियां पढ़ते थे बचपन में, उनको कई बार लगता था कि इनको करेक्ट किया जाए, छोटे बचपन में इनको फिर अच्छे से लिखा जाए। एक दो बार ट्राई किया होगा, मतलब इस क्वेश्चन में कोई ठोस आंसर नहीं है मेरे पास। लेकिन ये तो पढ़ते पढ़ते आप लेखन की दुनिया की तरफ आए, और आपने जो कहा कि जो कहानियां पढ़ता था उनके बारे में लगता था इसे और अच्छे से लिख दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बचपन में जो है उससे बेहतर चाहिए, ये मुक्तिबोध कहते हैं। कहानियों से आप उपन्यास की दुनिया में आए और वैधानिक गर्व, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया, और समकालीन हिंदी उपन्यास में वो अपनी तरह का बिल्कुल अकेला उपन्यास मुझे लगता है कि है। यहाँ से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो हर एक लेखक अपने समय को लिखता है, और ये बहुत मानी हुई बात है, बहुत बार कही जाती है, लेकिन आप अपने समय को कैसे देखते हैं, और कीर्तिगान के हवाले से भी कुछ बातें अगर इसमें कहें। कीर्तिगान के ही वाला सवाल जो आपका है, वहीं से बात को उठाने की कोशिश करता हूँ कि कीर्तिगान का जो प्लॉट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो सनोज कैरेक्टर है उसका, उसको लिखने की मेरी तैयारी पुरानी थी, और उसको मैं जितना लेट लिखता हूँ उतना ही वो डिवास्टेटिंग होते जाता अपने लिए। मेरा ये था, एक आइडिया था ये कि एक आदमी है जो जीवन के शुरुआती हिस्सों में जिंदगी को एक जादू की तरह पेश करता है। मतलब वो जादूगर है और जिंदगी जादू का खिलौना है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये रोल बदल जाता है, वह खुद वह खिलौना बदल जाता है, और जिंदगी फिर जादूगर का रोल प्ले करती है और दुनिया को नजीर की तरह पेश करती है कि देखो भाई, अगर तुम हमारे साथ खिलवाड़ करते हो तो हम तुम्हारा क्या करने वाले हैं। ये इस पर लिखा भी गया होगा पहले, लेकिन मेरे मन में एक ब्रॉड थीम यही थी कि जिंदगी और एक आदमी का जो स्ट्रगल है, और जब आप तैयार नहीं रहते हैं जिंदगी से मुकाबले के लिए, तो कैसे वो आपको पलट देती है और एकदम खत्म कर देती है। तो सनोज को लिखने में इस बात का एक
यही मुख्य बात मुझे लिखनी थी। अब ये प्रस्थान हो सकता था, यही मुझे लिखना था जी, कि जिंदगी के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन दूसरे संदर्भों में कहा जाता है कि यह एक शेर की सवारी है, जी, कब तक आप जी, दौड़ा ले जाओगे, आप पे डिपेंड करता है। तो वो बात मुझे सनोज के मार्फत लिखनी थी। इसके लिए मैंने कीर्तिगान में उस कैरेक्टर को मैं ट्राई किया, जो ये कैरेक्टर मेरे मन में बहुत पहले से बना हुआ था, जिसको आप क्योंकि सर बात में तो बता दूं, मैं जो बोलना चाहता हूँ कि आप खेलते हैं जिंदगी के साथ और फिर वो आपके साथ खेलना शुरू करती है। तो जब वो जितना आपने बड़ा खेल उसके साथ खेला होता है, उतना ही बड़ा आपको नजीर बना के पेश करती है दुनिया के सामने। इस चीज को मुझे ड्रॉ करना था, ये उसका मेन मुख्य थीम होनी थी। बाकी जो प्लॉट है वो तो प्लॉट तो वो इधर चला है, हाँ। इधर चला है। इसमें एक चीज ये भी आता है, वो एक व्यक्ति से आगे बढ़ के, जो आपने पहले सोचा, वो समाज के एक बड़े दायरे को, और समाज के बड़े दायरे को उससे ज़्यादा ये कहना अच्छा होगा कि वो आज के ऐसे बहुत सारे सवालों को समेटने लगता है, जब वो एक व्यक्ति की कथा है। इस उपन्यास के संदर्भ में एक बात ये भी है कि आपने त्रयी की बात की है। क्या आपने शुरुआत से ही ऐसा सोच रखा था कि आप जो कहानी कहने वाले हैं उसके लिए इतने बड़े खलक की जरूरत पड़े? ऐसा नहीं है, मैं तो अगली सुबह का प्लान नहीं कर जानते रहता हूँ, तो इतना लंबा मैं प्लान नहीं कर पाता जी। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने पहली बार उपन्यास लिखा 2015 के अराउंड, जब वो पुणे में शेख की लिंचिंग हुई थी, पहली लिंचिंग, तो उस घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैं अपने आप को ही, दूसरों को तो खैर क्या ही समझाऊंगा, अपने आप को मैं समझा ही नहीं पाता था कि ये प्लान्ड वे में मर्डर कैसे किया जा सकता है। जैसे रिवेंज में, बदले में, प्रेम में, धोखा में, जमीन जायदाद, ये सब तो फिर भी समझा जा सकता है, या उसको समझने के लिए हमारे पास किस दोस्ती ने एक डिवाइस भी दी थी, अ शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग से, तो जिसमें कि हम एक मर्डरर है जो आवेश में हत्या करता है और बाद में उसके बदले में स्टेट है जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है। यहां तक तो स्वीकार्य था, कंडीशनिंग ऐसी है, ये भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तक स्वीकार्य था मेरे कंडीशन्ड मन को, दिमाग को। लेकिन जब उससे भी आगे बढ़कर हत्याएं होने लगी, इसमें कि बाकायदा योजना बनाकर और उन हत्याओं से होने वाले मुनाफे को लेकर बात नहीं होती थी, मतलब तैयारियां दिखने लगी। उन तैयारियों को अगर समझना हो तो आपको गौर से अनिल यादव की कहानी पढ़ सकते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत परेशान करने लगी, और उन्हीं दिनों मैं नाम ही भूल जाता हूँ, एक इराकी लेखक की किताबें पढ़ रहा था, उसका मैंने अभी अनुवाद भी किया था बनमाली पत्रिका में, उनकी कहानी का। तो वहां मैंने देखा कि उन्होंने जो भीड़ वाली मानसिकता है उसको कोशिश किया है समझने के लिए। तो फिर उससे मैंने एक उपन्यास लिखा 15, कुछ चैप्टर्स मैंने सत्यानंद जी को भेजे भी थे, और फिर मैंने उनको वापस कर लिया। फिर एक बार इसको नए सिरे से समझा जाए। मैंने योजनाएं बहुत नहीं बना पाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कोशिश किया कि एक पार्ट ऐसा लिखा जाए जिसमें भीड़ हत्या के शिकार आदमी का जो इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट है, उसके लिए मैंने वैधानिक गल्प लिखा, और फिर दूसरा स्केल क्या है उसके लिए कीर्तिगान, और तीसरा उसकी जो हिस्टोरिसिटी, अगर सही वर्ड है तो हिस्टोरिसिटी, मतलब कि इतिहास में और अब में जो भीड़ हत्याएं हैं उनमें समानता है, उनमें फर्क, इसको समझने के लिए तीसरे की तैयारी है। पता नहीं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, हमें तो उम्मीद है कि आप जरूर लिखेंगे। तो ये इस किताब में आपने ये बात कहने के लिए पत्रकारीय दुनिया का भी हवाला दिया है। वो एक फ्रेम की तरह आता है, वो एक डिवाइस है जी, लेकिन उससे भी एक बात खुलती है। अक्सर
लोकतंत्र की चर्चा होती है, आजकल कुछ और होती है। पत्रकारीय दुनिया और पत्रकारिता को भी लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, और वो कितनी बिखर गई, उसकी अपनी अंदरूनी बाहरी समस्याएं किस तरह से हमारे लोकतंत्र को, यही कहना चाहिए कि हमारी सोसाइटी को किस तरह जर्जर बनाने में हिस्सेदार हो गई, ये भी इस उपन्यास के जरिए रिफ्लेक्ट होता है। तो एक नागरिक के बतौर आपकी चिंताएं क्या थी? चिंताओं पर बाद में जाऊंगा, पहले मैं पत्रकारिता का जो बात हुई है, ये एक अच्छा सवाल है। मैं जब लिखना सोचा होऊंगा तो हो सकता है मेरे दिमाग में बात आई होगी, फिर बात निकल गई कि एज ए प्रोफेशन मैं इसे बहुत प्यार करता था। अगर मैंने ये नौकरी ना की होती जो करता हूँ तो 99% संभावना है कि पत्रकार ही बना होता, और उसके पीछे दोस्त मित्र या फिर जो भी, मतलब अगर एक पंक्ति में कहना हो तो नायकत्व की जो तलाश मुझे दिखती है उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें ज्यादा संभावना नजर आती है। ये हो सकता है कि दूर से देखने के कारण ऐसा हो या जो भी वजह हो, लेकिन ये, और ये मेरी सीमा भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद था शुरू से। और जैसा कि पसंद की चीजों के साथ होता है कि नहीं मिलती है तो वो मैं कर नहीं पाया। और दूसरा क्या है कि इस नॉवेल को लिखने के पीछे जो प्रेरणा रही वो इडा बी वेल्स की किताब है द रेड रिकॉर्ड। तो जो अमेरिका में मॉब लिंचिंग हुई थी, लिंचिंग्स हुई थी, इसमें करीब मिलियंस में लोग मारे गए थे, मिलियंस में मारे गए थे। और वो मतलब मॉब लिंचिंग देखने के लिए लोग छुट्टियां लिया करते थे। आज मॉब लिंचिंग होने वाली है तो छुट्टी लेकर, हाफ डे की छुट्टी लेकर जाते थे देखने, अपने बच्चों को कंधे पर बैठा के लेके जाते थे देखने के लिए। उस वक्त मॉब लिंचिंग की घटनाएं एक पंक्ति में दर्ज होती थी कि ये मार दिया गया। जो मार दिया जाता था उसके लिए जो झूठ फैलाए गए होते थे उस पर बाकी की सारी खबर होती थी कि वह चोर था, या सबसे बड़ा खतरा यह फैलाया गया कि इन लोगों से जो वाइट स्त्रियां हैं उनको खतरा है, उनके जो पारंपरिक शब्दावलियां हैं उनके संदर्भ में उनको खतरा है। उस दौर में इडा बी वेल्स ने यह तय किया कि वो इसको, जो सच्चाई है उसको लिखेंगी, और उसके लिए उनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, मतलब छुपना पड़ा। लोग जो ये मॉब लिंचर्स थे वो पत्र लिखते थे कि हम लोग मॉब लिंचिंग करने वाले हैं, आ सकती हो तो आओ और बचा लो, इनको नहीं अपने आप को। तो उस दौर में 1894 में उन्होंने यह रेड रिकॉर्ड लिखी, जिसमें उन्होंने सच को सच की तरह रखा। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने सुनंदा का कैरेक्टर डेवलप किया। तो अब सुनंदा का जो कैरेक्टर था, और वो सुनंदा का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि अगर मैं उसके साथ जाता तो कहानी थोड़ा सा वैसी हो जाती जैसे नहीं है, मतलब जैसे हकीकत में नहीं है। यानी कि एक ऐसा पत्रकारिता संस्थान बनता जो उस लिस्ट को जारी करता अगर सुनंदा के कैरेक्टर के साथ आप जाते हैं तो, जो कि संभावना नहीं है। बड़े बड़े संस्थाओं ने वो लिस्ट बनाई और मिटा दिया अपनी वेबसाइट से, उसे इतना स्लो कर दिया है वो खुलता ही नहीं है, घूमता रह जाएगा 24 घंटे। वहां जो आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाता। इसलिए मुझे सुनंदा का साथ छोड़ना भी पड़ा, उसमें मुझे फिर सनोज को पकड़ना पड़ा कहानी को डेवलप करने के लिए। सनोज, आपने सच्चाई की बात की, तो एक बार वो बेरोकड़ी से बात हो रही थी ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। मैंने उनसे कुछ पूछा और उन्होंने कहा कि आप बताओ कि एक लेखक का काम क्या होता है। मैंने कहा तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जासूस की तरह सच्चाई को सामने दिया। अरे बात मैंने जानता था ये उन्होंने कहा। आपने भी बात कही, वो आप एक सच्चाई को सामने ले आना चाहिए, इसको ध्यान में रखिए। आप ये बताइए कि सच्चाई को सामने लाना कितना मुश्किल है और क्यों मुश्किल है? मैं इसके उस पावर स्ट्रक्चर वाले गेम पे नहीं जाऊंगा, तो बहुत जाने की बात है कि पावर नहीं चाहता है कि हकीकत सामने आए। मैं इसको राइटिंग पर्सपेक्टिव से बताऊं। बिल्कुल, मैं यही कि जैसे आप डिकोड करते हैं कि क्या हुआ होगा, जैसे बताऊं
जमीन अपनी जो ठीक मेरी कहानी है, उसको लिखते हुए मुझे बार बार डिलीट करना पड़ता था पूरा का पूरा पेज, क्योंकि जो एग्जैक्ट इंप्रेशन मैंने अपने दिमाग में दर्ज किया है, जो लिखता है वो मेरे लिखने की कंडीशनिंग में इस तरीके से नहीं आता था कि कुछ का कुछ हो जाए, मैं उन दोनों के प्रति बहुत सॉफ्ट हो जाऊं। वो जो लकी और मेजर कैरेक्टर है या जो अनिकेत कैरेक्टर है उसमें, उसको लेकर बहुत ही रोमांटिक हो जाता था, क्योंकि वो ऐसी कंडीशनिंग बन गई है शब्दों की लिखने की। जो हम सोचते हैं उसमें तो काफी कुछ शब्दों के बिना भी चलते रहता है, तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपने मतलब जैसे लिखने की बहुत सारी धारा है, आप कई बार उन सच को नहीं लिखना चाहते जो सामने मौजूद है, और फिर वो आपके लिए वो रास्ता नहीं होता है। लेकिन अगर एक बार आपने तय कर लिया कि इसी सच को समझना है, डिकोड करना है, तब उसको एक लिखना चैलेंज जाता है। तो और उसके पीछे बाधा क्या बनती है? कंडीशनिंग। हमारी तैयारी ऐसी होती है कि हम उन्हीं ढांचों में सोच पाते हैं जिसमें ज्यादातर बड़ा सामाजिक सोच पा रहा है, तो ये एक चैलेंज होता है। बाकी जो अपना संस्कृत का श्लोक है कि सत्य का मुंह सोने से ढका है, तो वो तो पावर के बारे में। हाँ, वो तो स्पष्ट है। इसमें कहानी अगर कहें तो कीर्तिदान की कहानी तो बहुत स्पष्ट है कि क्या हो रहा है, लेकिन कहने का जो तरीका है, जैसे ये बात भी कही जाती है कि सारी कहानियां कही जाती हैं, लेकिन एक लेखक जब कोई कहानी कहने जाता है तो उसको कही हुई कहानी को इस तरह कहना होता है जैसे पहले कभी नहीं कही। तो आपने जो तरीका अपनाया इसमें, ये कहानी कहने का ये ढंग आपने कैसे तय किया? मुझे तो उल्टा लगता है कि इस ढंग के अलावा और कोई ढंग हो ही नहीं सकता था जिसमें एक आदमी हमेशा दो प्रेजेंट में रहे। एक जो प्रेजेंट उसके सामने प्रत्यक्ष है और जो अप्रत्यक्ष है, तो वह एक प्रीची किस्म की बात हो जाएगी। लेकिन मुझे यह बताना था कि एक सनोज जैसा कैरेक्टर जो इतना अलूफ है लाइफ से कि 40 की उम्र में जाके भी उसको अपने एजेंडे क्लियर नहीं है लाइफ में, उसको मुझे प्रभावित दिखाना था। तो मुझे वो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का भेद मिटते जाता है, जो भेद मिटना है, वो मैंने एक डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया। मतलब ये हो सकता है कि मैंने पहला नॉवेल ही किसी को लिखा होता है, लेकिन उस समय मेरे पास ये डिवाइस नहीं रही होगी, तो नहीं लिखा होगा। इस उपन्यास में जैसे भी आप देश में बात कर रहे हैं, आपने ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल किया है जो अब जैसे चिमटे वाली बातें कर रहे हैं, वो अगर इसके बजाय जूता खरीद सकता है, जैसे कि वो चिमटा। किताब को पढ़ने के लिए भी एक तैयारी चाहिए। मैं ये बात इस सेंस में कह रहा हूँ कि हर एक चीज एक संदर्भ लेकर इस तरह की चीजें आपने इसमें रखी। आप ऐसा अपने किस वजह से सोचते? ईमानदारी से कहूँ तो वो लिखने के फ्लो में हो जाता है। और वहां तो आपने दूसरी बात कही, चिमटे वाली बात, तो एक और सवाल इसी संदर्भ में कि मुझे परेशान करता है कि मैंने उपन्यास लिख दिया, हम लोगों ने खबरें लिख दी, लेकिन जिनकी हत्या हुई है उनके साथ खड़ा कौन है? तो ज्यादातर मामलों में उनका परिवार खड़ा है उनके साथ। तो एक तरफ उनके विक्टिम्स के परिवार हैं जो उसके साथ खड़े हैं, और एक तरफ ये लड़का है जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भागता है परिवार से, नए बने परिवार से, पुराने परिवार से। तो यह जो इसकी एक खिचड़ी अंडरस्टैंडिंग है परिवार को लेकर, कि जो मुहावरेदार बात होती है कि परिवार शोषण की पहली पाठशाला है, या ये सब जो बातें चलती हैं, वो सार पावर स्ट्रगल में चीजें सामने आती हैं, लेकिन हम जब उसे तोते की तरह रटते हैं तो कितनी बड़ी गलतियां करते हैं परिवार के संदर्भ में। उससे लेकर मैंने वो आगे जाकर की ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से तो चिमटे से मुझे याद आया। जी, ये बहुत अच्छी बात थी कि कई बार ये भी होता है ना
कि आदतन हम धारणाएं बना लें, और परिवार के बारे में भी ऐतिहासिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये धारणा बनी है। लेकिन आपकी किताब में इसमें एक खास स्थिति में स्पष्ट होता है कि विक्टिम के साथ परिवार, और इस तरह जो सामाजिक विशृंखलता है और एक अलगाव भी आया है, परिवार भी अकेला हो जाता है बहुत सारी परिस्थिति। तो इस विकट स्थिति को कैसे पार पाया जा सकता है आइडिया के लेवल पर? आइडिया के लेवल पर तो डिसइंटीग्रेशन ही एकमात्र उपाय है। मतलब सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट किया जाए, फिर परिवार को डिसइंटीग्रेट किया जाए, उपाय तो वही है। लेकिन हम क्या करते हैं गलती कि हम सोसाइटी को तो एक्सेप्ट करते हैं, परिवार को एक्सेप्ट नहीं करते। सोसाइटी एट लार्ज में हम कमियां गिनाने से डरते हैं, परिवार की कमियां गिनाने में हम थोड़ा अपने आप को ईजी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे अपना हम खुद खड़े हैं तो लगता है कि अपनी कमी बताने में ज़्यादा किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन समाज की जब आप कमी बताने जाते हैं तो आपको तमाम विशेषण दिए जा सकते हैं। उस लिहाज से लॉन्ग रन में मैंने देखा कि खास करके जो मॉब लिंचिंग के कारनामे जो उकरते हुए, उसमें परिवार जो सबसे कमजोर एंटिटी था उस पूरे स्ट्रक्चर में, वो खड़ा रहा, वो उनके लिए कानूनी लड़ाई करता रहा, वो उनके लिए हर काम करता रहा। तो सारी समझदारी जो बनी आपका पिता का नामपत्र है, या जो बड़ी कॉमन सी बात है कि परिवार में हम सिखाई जाती हैं चीजें, बावजूद उसके जो अंडरस्टैंडिंग मुझे इन हत्याओं के बारे में पढ़ते हुए समझते हुए बनी, उसमें मैं उतना क्रिटिकल नहीं रह पाया परिवार का। इसको एक तरह से हम प्रत्याख्यान माने नहीं, उसको आप एक पैरेलल कह सकते हैं। प्रत्याख्यान तो बड़ा टर्म है, उतनी तैयारी नहीं है मेरी। ये सनोज जो मेरे साथ एक दिक्कत ये आ रही है कि मैं कहानी खोलना नहीं सकता और हम बात इसके बारे में, सनोज आखिर में जैसा होने लगता है जी, बाकी क्या ये ऐसा ही होना है, वो विक्षिप्त होने लगता है। इसमें कुछ लोगों ने कहा, उसे तो नहीं कहा है, हिंदी में एक अच्छी बात है कि लोग शिकायत सामने नहीं करते हैं और बावजूद इसके पहुंच तो जाती है। दूसरों से कहा कि वह ऐसे थोड़े होता है, पत्रकार ऐसा नहीं करते हैं, मतलब कोई पागल नहीं होता है। तो मुझे याद आता है कि जहां जिने का एक नाटक है डिबेट्स, तो उसके बारे में भी लोगों ने कहा कि ऐसा होता है, और ऐसा करके मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, मेट्स बहुत ऊंची चीज है। तो जहां जिन्हें ने कहा कि मैं कहता हूं कि अमुक तारीख को शाम को 5 बजे ऐसा हुआ था, फिर तो होना ना होना क्या है ये तो हमारे या किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि मैं खुद चूंकि बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था इन चीजों में, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि प्लान्ड वे में योजना बनाकर आप किसी की हत्या कर दें। मैं ऐसे समाज में, जिस समाज में पला बढ़ा, जो मुझे पढ़ाया लिखाया गया, कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें थी, जो सिनेमा हमने देखा, जो कहानियां पढ़ी, मॉब लिंचिंग एक कहानी तिरिच, जो आखिर में मॉब लिंचिंग का शिकार होता है, लेकिन वो उन परिभाषाओं पे मॉब लिंचिंग होती है जिनको आज डिफेंस के तौर पे दिया जाता है कि अपने आप भीड़ इकट्ठा हो गई, अपने आप मार डाला। वो चीज वहां घटित होती है 30 साल पहले। मैं यहाँ आपने अन्यत्र एक बात कही थी कि जब आप चीजों के बारे में सोच रहे थे और उस समय आपके एक बच्चे का जन्म हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो बात आप बताएं। मुझे कुछ याद तो आ रहा है, मैंने कहीं किसी को कहा था, आपने कहा था कि एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई और वो घटना ऐसे समय जब आपके बच्चे का जन्म होने वाला, तो इस चीज ने आपको बहुत बेचैन किया कि
जिस लड़के की हत्या हुई उसका पिता आया बहुत देर बाद और बहुत मुश्किल से आया, वो उसका पैर भी ठीक नहीं था। तो आपने ये सोचा कि आखिर हम मतलब कैसे समाज में रह रहे हैं या कैसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं, ये अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं चाहता हूँ। नहीं याद आ रहा है, मैंने कहने के बाद थोड़ा सा रिग्रेट भी किया था कि पर्सनल बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ऐसा फील तो होता है। मतलब अब तो 2 बच्चे हो गए हैं, तो डर से ज्यादा एक अजीबोगरीब महसूसियत होती है कि कहाँ पैदा कर दिया ये जो कहाँ से, मतलब मेरा ज्योग्राफी से नहीं है, मतलब टाइम से है। तो वो एक भाव तो रहता है कि ये कैसी दुनिया हमको दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं। और वो 2016 के समय में जब पैरो पैदा हुए थे तो ये सब चीजें पीक पे चल रही थी, जो कि उनके लिए आज एक टूल थी। उन्होंने मतलब जिन्होंने पहले दंगे इस्तेमाल किए, जब दंगों का प्रभाव कम पड़ने लगा तो मॉब लिंचिंग इस्तेमाल किया, फिर कुछ और, उनके लिए एक टूल था। लेकिन हम जो कॉमन मैन हैं उनके लिए तो एक लगभग विनाशकारी अनुभव, और मुझ पे चूंकि प्रभाव ऐसा पड़ा तो उसी को मैंने सनोज के मार्फत से ड्रॉ करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं मैं मेंटली स्टेबल रहा होगा, निकल गया। अदरवाइज मैंने भी वो जो टेबल है उसमें मैंने पर्सनल लेवल पे जब नॉवेल नहीं लिख रहा था मैं, तभी मैंने ट्राई किया था रिकॉर्ड करने की कोशिश करने का। तो असल जो पड़ा था उसी के मार्फत मैंने समझ कर किया। ये जो पूरा उन्माद समाज में है और जो लगातार बढ़ता हुआ ऐसा ही दिखता है, जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई सी ही दिखती है। ये थोड़ा मेरा प्रश्न हो सकता है बहुत स्पष्ट न हो। आपने रचनात्मक रूप से प्रतिकार ही किया है इन चीजों का, लेकिन एक रचनाकार के बतौर, एक संवेदनशील आदमी के बतौर ऐसी चीजों का प्रतिकार किस रूप में हो सकता है? ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और वह उपन्यास लिखना तो कहीं ना कहीं एक तरह से हड़बड़ी में अपने दायित्व से उत्तीर्ण होने वाली बात है, पूर्ण होने वाली बात है। लेकिन जो सोशल ट्रेनिंग है वो बेहद जरूरी है। और कैसे होगा कि होगा ये बात की बात है। अब तो चीजें इतनी डीप रूटेड हैं ट्रेनिंग की, मतलब अब ट्रेनिंग की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप इनसे कैसे, चीजों से आप कैसे बचें, इसकी ट्रेनिंग देनी। जो हम पढ़ते हैं कि 1947 का समय ज्यादा खतरनाक था, तो एक रिलीफ होता है, सेंस ऑफ रिलीफ। अब ये प्लेजर फ्रॉम समबडी जेल्स प्रॉब्लम्स टाइप की बात हो जाएगी। लेकिन लगता है कि अच्छा हम मतलब एक बुरा दौर, इससे भी बुरा दौर देख चुके हैं। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है समाज की, घर की, परिवार। एक दूसरी चीज है वो भागीदारी। जब ये बहुत क्लीशेड बात है लेकिन फिर भी मेंशन कर देता हूँ कि जब भागीदारी का स्प्रेड बढ़ेगा तो ये चीजें थोड़ी कम। आपने कहा ना कि ये बार बार कही गई बात है। मुझे आलोक जी की कविता की एक पंक्ति याद है कि मैं साधारण सी बात का बार बार प्रचार कर रहा हूँ, ये तो बहुत जरूरी है। मुझे एक बात नहीं लगती, जैसे अगर इस उपन्यास की कहानी को सतह पर देखते हैं, एक लेवल पर ये बहुत निराश करता है। एक लेखक की असफलता के बतौर नहीं, इनमें जिन बातों का जिक्र किया वो निराश करने नहीं बल्कि डिप्रेस करता है, या आपको ये भी न कहें तो कहें कि बहुत बेचैन करता है। बहुत तकलीफ दे चीजों के सामने आपको खड़ा कर देता है। तो कोई उम्मीद हम कैसे देख सकते हैं? मैं दोनों ही बातों का जवाब देता हूँ, क्योंकि निराशा वाली बात भी मुझे खुद को जिस स्तर का साहित्य में पढ़ता हूँ, क्या मैं वैसा लिख पा रहा हूँ।
मुझे खुद मैं खुद को भी चेक करते रहता हूँ। जी तो ये पहली वाली निराशा है जो आप नहीं कहना चाहते थे। नहीं, मैं कहना चाहता था उसके लिए मैं बताऊं कि मैंने सोचा इस पे फिर जी तो मैंने ये पाया कि एक थीम को जब कई तरीके से ट्राई किया जाता है, कई लोग ट्राई करते हैं, तो उसमें से किसी एक की रचना उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के निकल आती है। जैसे बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा आजादी के बाद का जो मोहभंग है वो दिखाने का, लेकिन राग दरबारी ने उसको बिल्कुल नए अंदाज में दिखाया। तो वो राग दरबारी कोई अलूफ रचना नहीं हो रही हो कि अचानक से 1965 में लिख दी जाए, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो चीजें अब जाके हम बैंक कैलेंडर में देख नहीं सकते, लेकिन उस समय ऐसी चीजें लिखी गई होंगी, तब जाके एक मुकम्मल बड़ी चीज बन के आती है। तो अगर निराशा वाली बात पे अगर मैं उतना भी कर रहा हूँ तो ठीक है, अब आपको पासिंग मार्क में देता हूँ। नहीं, मैंने मेरा सवाल आपके मैं आ रहा हूँ, से दूसरे पे आ रहा हूँ। जी दूसरी बात है जो डिप्रेशन वाली बात आपने कही अभी, आचार्य जी से बात कराई रजनीकांत जी से, उनका आचार्य नाम फेमस हो गया है, तो उन्होंने भी बात कही। तो क्या कर सकते हैं, वो मेरा मंतव्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा एक एफर्ट तो था कि लोग इसको फील करें। हाँ, वो 3 निशाने पे तो अगर ऐसा होता उम्मीद कैसे देखें? उम्मीद के लिए फिर चौथा उपन्यास लिखना पड़ेगा। तीसरे में उसकी गुंजाइश नहीं। उम्मीद के लिए बताया मैंने, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है इसमें। और मैंने जैसा कहा कि उपन्यास लिख देना या कहानी लिख देना तो एक काम है, 100 में से एक काम। बाकी का 99 काम ट्रेनिंग से होना है। हमको सोसाइटल ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हम सामंजस्य बनाए और एक दूसरे को समझें। और ये कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि ऐसा होना नहीं, तो मुझे तो फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आएगी तो जरूर बताऊंगा। ये लिखते समय ऐसा नहीं हुआ क्या कि आपने खुद को कहीं रोका हो, तो लिखा है कहीं उससे विकट सच्चाई आपके सामने बिल्कुल लगा हो कि मैं अब इससे आगे नहीं जाऊं, यही काफी है। बिल्कुल आपने सही कहा। सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। जैसे अभी इन्होंने एक अंडरलाइन करके दिखाया कि वो क्या, ये जो गाय वाली लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन के पहले कभी खींच दी गई थी क्या? तो मेरे पास उसका जवाब था, लेकिन मैं उस जवाब को लिखने से बचना चाहता था, इसलिए उसको सवाल के फॉर्मेट में लिख दिया। तो सेल्फ सेंसरशिप तो रहा। सेल्फ सेंसरशिप इस मामले में भी रहा कि कई जगह मुझे नाम बदलने पड़े। किसी ने कहा मतलब जो फर्स्ट रीडर्स थे तरुण सोलंकी, तो उन्होंने फिर उनसे बात किया, वो जो जिन्होंने उस पर किताब लिखी है, अच्छा जोजी जोसेफ से, जोजी जोसेफ ने कहा कि जो विक्टिम्स हैं उनका तो नाम चल सकता है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनके नाम के साथ आप थोड़ा छेड़छाड़ करिए। तो काफी रहा सेल्फ सेंसरशिप। और फिर उसी सेल्फ सेंसरशिप एक बात और रही कि थोड़ा सा फिर अपने लिखने को और बेहतर क्यूरेट करने का मौका मिलता है। से हर बुरी चीज का एक फायदा होता है ना, तो सेंसरशिप का एक फायदा ये है कि आप थोड़ा और मांझने की कोशिश करते हैं अपने आप को। उसी से सिंबोलिज्म भी आता है, उसी से सिंबोलिज्म आता है। चीजों को साफ साफ दिखाने से बचना चाहते हैं। हाँ, सिंबोलिज्म आता है। संजीव सर की बात से एक बात शुरू हो रही है कि सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लेखकों ने लेखन की दूसरी शैलियां पकड़ी, इवन की जिसको फंतासी कहते हैं जैसे, या मास्टर एंड मार्गरेटा जैसी किताब है। लेकिन आपने यथार्थ को छोड़ा नहीं है, बल्कि ये क्या ये कहना सही होगा कि ये तो बहुत बुरी तरह यथार्थवादी किताब है? हाँ, इसका जवाब शुरू में दिया कि कई बार आप सच इतना चैलेंजिंग लगता है कि फैंटेसी हो सकता है कि कभी किसी दौर में फैंटेसी भी आजमाओ में,
लेकिन आप अपने लिए भी चैलेंज सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं ना। तो मेरा गोल ये था कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ डिट्टो उस बात को लिखो, डिट्टो उस बात को, ये मेरा चैलेंज है। तो अब अच्छा है बुरा अपनी जगह है, लेकिन अगर कहीं मेरी सफलता रही मेरे हिसाब से, तो इसको और यथार्थ के करीब न ले जाना ही रही। तो मतलब इस बात के लिए तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी आपके सामने, क्योंकि आप जिन लोगों के समकालीन कहानीकार हैं या आपकी जमात जहाँ से होती, तो उसके बारे में एक बात बहुत जोर शोर से कही जाती थी कि ये पीढ़ी यथार्थ से मुक्ति की पीढ़ी है, और इसने हिंदी कहानी को यथार्थ से मुक्त किया है। मुझको लगता है पहिया घूम गया आपके जीवन में। तो एक्चुअली मतलब एक मात्र एलिमेंट हूँ उसमें, लेकिन यथार्थ से मुक्ति वाली कोई बात नहीं थी। वो अगेन वही बात थी कि आप यथार्थ को किस और तरीके से आप देखना चाहते हैं। 2004-5 का जो दौर था वो फिर भी आज की तुलना में देखें तो एक स्वर्णिम दौर था आज की तुलना में, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो उस वक्त यह छूट, फैंटेसाइज करने की छूट, सकारात्मक अर्थों में वह छूट नहीं कहूंगा मैं, वह एक क्रिएटिव डेवलपमेंट था। जब कुणाल सिंह सनातन बाबू का दाम्पत्य लिख रहे थे तो वो एक क्रिएटिव डेवलपमेंट था, लेकिन वही कुणाल सिंह आगे चल के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लिखते हैं, जो कि वेरी हार्श, बहुत अति यथार्थवादी कहानी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी कमिटल मोड में नहीं था कि हमें यथार्थ से बचना है। जब तक उन्हें छूट मिली कि वो लिख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं पीछे की चीज को क्रिएटिव फॉर्म में, उन्होंने किया। और जहां मौके, जैसे मनोज पांडे जी, अनिल यादव ने कोर्स से कितनी सुंदर कहानी, और बहुत ज्यादा मैं पढ़ भी नहीं पाता, करीब तो मनोज पांडे का संग्रह आया था इतना अच्छा। तो लोग अपने हिसाब से, मनोज पांडे ने फैंटेसी लिखी है। हाँ, उन्होंने फैंटेसी। समय का दबाव महसूस कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ मतलब चूंकि व्यक्तिगत रूप से भी जानने का मौका मिला है इन लोगों को मुझे, तो वो अपने कोर में बहुत ईमानदार है। अब दूसरी जो सीमाएं हैं जीवन की या तैयारियों की, उसमें कौन कहाँ दबाव में किधर छिटक जाए वो अलग मसला है। लेकिन ये जो कहानी की दुनिया में जो लोग आए थे, अभी इधर नीलाक्षी सिंह की एक कहानी आई है, खिड़की नंबर 3 का बयान, बहुत अच्छी कहानी है। मतलब वो इन यथार्थ से नहीं टकराती है, लेकिन एक दूसरा यथार्थ कि अगर अपनी माँ से बचने वाला बच्चा कैसा होगा, जो अपनी माँ को अवॉइड करना चाहता हो, चाहे करता हो किसी भी कारण से, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अगला उपन्यास जो होगा उसके बारे में तैयारियां भी हो गई है कुछ? हाँ, मैंने लिख लिया है। ये सवाल मतलब मेरी तरफ से उतना नहीं था जितना देवेश जी की तरफ से था। देवेश जी ने मुझसे पूछा यहाँ आते ही कि इनसे एक सवाल ये भी पूछना है कि वैधानिक गल्प लिखते समय ही तरह की तैयारी हो गई थी। जब मैं शुरू में कहा कि मैं बहुत योजना बनाए काम नहीं कर पाता, मतलब मैं इतना लेट लतीफ हूँ कि मुझे सुबह तक का पता नहीं चलता है क्या करूँगा मैं। तो लेकिन इस मामले में चूंकि सोचने समझने से मेरे मन में क्लियर होता गया कि 3 पार्ट में चीजों मैंने शायद बता दिया ना। हाँ, तो मैंने ये किया फिर अपने आप को मौका देने के लिए कि पहले एक करता हूँ उपन्यास, उसको ड्रॉप कर देता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ, फिर दूसरा करता हूँ। तो जैसे मैंने कृतिकांत पहले लिखा 2019 के आसपास या 20 में, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैंने तीसरा उपन्यास लिखा। तीसरा उपन्यास लिख के जब ड्रॉप अपने फाइल में रख दिया, तब फिर इसको दोबारा लिखना शुरू किया। तो दोबारा लिख के फिर इसी में 1.5 साल लगा। अब तीसरे में निकालने की थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ कहानियां लिखने का मन है इस बीच में। उसके बाद ये मैं कुछ नहीं वाला था, उपन्यास की वजह से कहानियां इधर आपने लिखी थी। 3 कहानियां मैंने लिखी इधर, लेकिन ईमानदारी की बात है कि तीनों इधर लिखी। तो जैसे अगस्त के बाद एक कहानी अभी आई थी बनमाली पत्रिका में, चोट शीर्षक से, और एक कहानी अभी पितृ पक्ष करके आई थी पक्षधर पत्रिका में।
और एक कहानी पल्लव जी की पत्रिका बनास जल में, और भी कुछ लिखने का प्लान है दूसरे। फिर इसी में नौकरी भी चलती रहती है तो समय नहीं मिल पाता। आपकी किताब पर चर्चा करते हुए आपसे पर्सनली बातचीत में कई बार आप दूसरों की किताबें जो आपने पसंद की थी, और ये पूछना गैर वाजिब नहीं होगा कि इन दिनों आप जो कुछ किताबें पढ़ रहे हो या पढ़ी उनमें से कुछ पसंदीदा किताबों के बारे में बताएं। जैसे आपने मुझको पिछली बार हमदर्द की किताब के बारे में कहा था जी, कोई भेजा भी था। हाँ ना? तो फिलहाल मैं जो एकदम से आज की बात है जी, तो मैं दातागिरी पढ़ रहा हूँ, और उसके ठीक पहले एक मेरी बड़ी प्रिय कवियत्री है विक्टोरिया चांद, उनका संग्रह पढ़ा, और फिर इलिया कामिंस्की की किताब पढ़ी। ऐसे याद करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन काफी चीजें इधर काफी पढ़ाई हुआ है। जब से किताब छपने में गई कीर्तिकांड, तो ये तो होता ही होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं या फेयर कर रहे होते हैं किताबें, फेयर करना एक टफ टास्क होता है, बहुत क्लरिकल काम है वो, तो उसमें फिर पढ़ना थोड़ा सा दब जाता है। तो जब किताब मैंने छपने को दिया 27-28 अगस्त को, उसके बाद से फिर पढ़ना अपना मैंने रिकवर किया। और मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने इधर एक बड़ा ही लाइफ चेंजिंग उपन्यास पढ़ा, वो रशियन नॉवेल है। उनका पहला नॉवेल का नाम है स्टालिनग्राड, और सेकेंड नॉवेल मैंने पढ़ा वो जो 2 उपन्यासों की सीरीज है। तो दूसरा उपन्यास जबरदस्त था मेरे लिए, मतलब अगर कोई नाम देख सके तो बता दे। वो उसको मैंने अरुंधति राय के इंटरव्यू में पढ़ा था, उसको पढ़ने में किताब के बारे में जानता था लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, यानी जब उन्होंने रिकमेंड किया तो फिर मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा उपन्यास था। वह पोस्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू होता है और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जाने वाला नॉवेल है, और एक परिवार की कहानी है, यहूदी परिवार की। और अगर आप बार बार उसको ट्रैक न करें तो भूल जाते हैं कि कौन सा डायरेक्टर कहाँ था, लेकिन एक पर्टिकुलर परिवार, वही बात जो मैं बता रहा था, हालांकि नॉवेल में उसके मुकाबले कुछ भी नहीं लिखा होगा, जो वो चीज है, इतनी बड़ी त्रासदी, परिवार इतनी खराब जगह है, सारी बातें सही है, लेकिन विश्व युद्ध में उस पर्टिकुलर परिवार का क्या हाल होता है, क्या हश्र होता है। मतलब एक महिला है जो हर तरीके से बुरी है, अपनी सास के लिए, अपने पति को भी बहुत देनी पड़ती है, लेकिन जब उसका बच्चा मरता है, वो सैनिक है, बहुत अच्छा सैनिक है, वो पेत्रिया या क्या नाम है, और उसकी लाश को देखने जाती है, वो सब जो दृश्य लिखा है राइटर, अद्भुत, मतलब वंडरफुल नॉवेल है। हर किसी को उपन्यास पढ़ना चाहिए। उनका पहला नॉवेल स्टालिनग्राड है, सेकेंड नॉवेल है एंथनी बीवर, तो नहीं, लाइफ एंड फेट, अद्भुत उपन्यास, वेस्ली ग्रॉसमैन, वो पढ़ा। और फिर इधर नॉन फिक्शन को, क्योंकि एक दौर रहा थैंक्स टू वेस्टलैंड कि नॉन फिक्शन को मिले पढ़ने को। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ सवाल पूछें, हमको आप पूछें इम्तियाज जी। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही ट्रेनिंग की, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या ट्रेनिंग बहुसंख्यक के लिए अलग होगी और अल्पसंख्यक के लिए अलग होगी। मैं 1-2 रेफरेंस आपको दे रहा हूँ रियल लाइफ इंसिडेंट से। एक तो मेरे बच्चे के स्कूल में ही DPS एक्सप्रेसवे, अब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते, मैंने हटा लिया, वहाँ एनुअल डे सेलिब्रेशन था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके वो झांकी दिखा रहे थे, और 3 दिन ये प्रोग्राम चला, अलग अलग सेट ऑफ पेरेंट्स को बुलाया गया। मेरा नंबर लास्ट डे था, तो मैं गया वाइफ के साथ, मैंने कार्यक्रम देखा, तो सारे बच्चे उसमें एक्ट कर रहे थे, दिखाया गया कि इंडिया ऋषि मुनि का देश है, और फिर मुस्लिम इन्वेडर आए हैं मारने के लिए। चलिए, एक बात तक ठीक है।
उसके बाद एक बच्चा जो इन्वेडर बना हुआ है पॉकेट से स्कल कैप निकाल पहना रहा है ऋषि मुनि को जबरदस्ती, जो ये छोटा सा बच्चा बना हुआ। तो मुझे एक शिकायत है माइनॉरिटी कम्युनिटी से, क्योंकि उस स्कूल में ओखला से और शाहीन बाग के एरिया से 4-5 बसें जाती हैं जहाँ मुसलमान बच्चे हैं, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। और दूसरा, मेजोरिटी कम्युनिटी से इतने सारे पेरेंट्स हैं, 700 पेरेंट्स थे, कोई खड़ा नहीं हुआ कि ये क्या दिखा रहे हो। साल में मैं भी 2-3 बार स्कल कैप पहनता हूँ। दूसरा, ट्रेनिंग, जैसे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को अक्सर प्रीच किया जाता है कि मेन स्ट्रीम में जुड़ो, मेन स्ट्रीम में जुड़ो। जाकिर नगर से एक बंदा जो आईटी कंपनी में काम करता था, वो नोएडा शिफ्ट हुआ गेटेड कम्युनिटी में। कुछ दिन के बाद वो ऑफिस से आ रहा था तो गार्ड ने उसको रोक लिया और कहा कि आपको सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलना है। उसने बोला नहीं, आपका चेकिंग करना है। सोसाइटी का सेक्रेटरी आया और उसने बोला कि नहीं, आपका बैग चेक करना है कि आप इसमें बीज तो नहीं लेके आ रहे। तो ऐसे संदर्भ में आदमी क्या ट्रेनिंग करेगा? ऐसे ही संदर्भों को ट्रेनिंग करेगा सर, लेकिन ये संदर्भ रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। ये संदर्भ इस स्केल पे रिकॉर्ड होने चाहिए कि शर्मिंदगी हो। और मैंने इसके लिए एक लेख लिखने की बात कही गई कि आप एक लेख लिखिएगा। मैंने उसमें पॉइंट उठाया था कि जब तक आप दर्ज नहीं करते हैं तब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब कोई भी केस होता है, कोई भी केस, मैं रोड रेज में भी किसी को मार आया तो मेरे घर वाले जाके सबसे पहले उस दर्ज होने को रोकेंगे। वो चीज एज इट इज दर्ज ना हो जैसे हुई। तो दर्ज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। दर्ज होगा तो वो एक्सेप्टेंस होगा। ये चीजें दर्ज नहीं हो रही। दर्ज करने के प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए हैं। हम भी इतने लिहाज में रहते हैं। जैसे मार्क ट्वेन ने सर एक कमाल का गद्य लिखा मॉब लिंचिंग के खिलाफ। बहुत बहुत ही दिल से और बहुत ही अच्छा, मतलब उसको कह सकते हैं। अच्छा, ये भी एक मुहावरा है, मुझे समझ नहीं आता है कि मॉब लिंचिंग के संदर्भ में कुछ भी बात करते हो अच्छा या भला जैसी बात कैसे यूज की जाए शब्दों को। तो खैर उन्होंने जो लिखा एक मानिखेज प्रोज लिखा, लेकिन उसको उन्होंने छपवाया नहीं अपने तौर पर कि अगर छपवाऊंगा तो मेरे प्रशंसक नाराज हो जाएंगे। मार्क ट्वेन की बात कर रहा हूं। तो सवाल है कि ऐसी चीजें जब दर्ज नहीं होंगी तो शर्मिंदगी नहीं फैलेगी। शर्मिंदगी भी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल है। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ही अलग है। हमारे यहाँ जिनको ट्रेनिंग दिया जाना है एक्चुअली उनके विभाग नहीं बनते हैं। जैसे मतलब ये बात मीडिया में बहुत होती है, क्लीशेड बात करना थोड़ा सा शर्म भी लगता है। फिर भी जैसे होता है कि दलित कथा साहित्य, वहां तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम जहां है उनका साहित्य लिखा जाना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं ट्रेनिंग तो अलग होगी, लेकिन पहली ट्रेनिंग जहां भी ऐसा मामला मेजोरिटी की होगी। अगर ऐसा होता है कभी फ्यूचर में, कैसा भविष्य होगा कोई नहीं जानता है। अब कभी भी अगर ऐसा होता है तो पहली ट्रेनिंग तो मेजोरिटी की होगी, उसके बाद नंबर आएगा किसी और को ट्रेनिंग पाने। तो बड़ा दुखद है जो आपने बताया। हाँ, मैंने अपने तौर पे मीडिया में खबरें लाई। ये चीज और जवाब, मतलब ये एक बड़ा डिबेट होना चाहिए इस पर। और डिबेट से ज्यादा राइटिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स आजमाए जाने चाहिए। फैंटेसी की बात हो रही थी अभी, इसे हम फैंटेसी में कैसे लिखेंगे, या ट्रुथ में अगर हम यथार्थ बात की बात करते हैं तो उसमें कैसे लिखेंगे। इन चीजों को आजमाया जाना चाहिए। सर, आपने अभी कहा कि आप जो त्रयी की बात हुई, जैसे पहला जो वैधानिक गल्प है उसमें रफीक और अनसुया की इंडिविजुअल जो उनकी कहानी, दूसरे में आपने लार्ज स्केल में सारी घटनाओं को 36 के आसपास जो सूची दे रखी है आपने उसको दर्ज किया। आपने कहा कि तीसरे में हम हिस्टोरिक चीजें, कुछ इसके इतिहास में क्या कारण रहे हैं ऐसा कुछ लिखेंगे। मुझे ऐसा लगा है सर। तो सनोज जो कैरेक्टर है वो इस बार बार आया है कि वो
ये नहीं मानता कि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो उनका बीज इतिहास में है। वो कहता है कि ये इतिहास से विचलन ये जो हो रहा है। तो सनोज या उसके जैसा जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा। और दूसरा जो आपने अभी गाय वाली बात कही कि कोई तो सूत्र कहीं मौजूद होगा जिसने गाय को रेडक्लिफ लाइन से पहले की विभाजन रेखा बना दिया था। इस सवाल को आपने छोड़ दिया, लेकिन क्या इसका जवाब हम ट्रेन को मिलेगा आपकी तरफ से? इसका जवाब अगर आपको लेना है तो आपको अपर्णा वैदिक की किताब है ब्लड जस्टिस इंडिया, वो पढ़नी चाहिए। वो हमारे दौर की, इस दौर को समझने की सबसे अच्छी अगर 2-3 कोई किताब होगी तो उसमें से एक किताब है अपर्णा वैदिक की माय सन्स इनहेरिटेंस, द स्टोरी ऑफ ब्लड जस्टिस इंडिया की किताब है। तो उसका सब जवाब है उसको। और मैंने चूंकि इस किताब में बहुत कुछ दूसरों से ग्रहण किया है, मैंने पीछे में लिख भी दिया है। दूसरी बात कि मैंने हिस्ट्री की बात नहीं की। हिस्टोरिसिटी मतलब उसकी ऐतिहासिकता को हम देखेंगे कि एक जैसे एक घटना मैं बताता हूँ कि मेरे गांव में एक केस कहा जाता है कि हुआ ऐसा ही केस 1950s में। तो फिर क्या हुआ कि एक आदमी के 2 बच्चे, जो हमारे गांव के, हमारे पापा की पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे थे, जो 2 बच्चे थे वो उन्हीं के थे। वे दोनों ही अकाल मृत्यु के शिकार, दोनों ही। एक तो मैया पीने से मर गए, गरम मैया लोगों ने चढ़ा दिया, गरम मैया पी गए, उनकी डेथ हो गई। और एक पर बिजली गिर गई। कहा जाता है कि उनका कुछ रोल था उसमें, वो जो उनके पिताजी रहे होंगे। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये जो एक घटना तब होती है या बाद में 80 के दशक में होती है और एक अब होती है, दोनों पे सिस्टम का क्या रिएक्शन है या सोसाइटी कैसे एज ए होल देखती है, उसको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। हिस्टोरिसिटी से मेरा मतलब वो था, क्योंकि जिस हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं उसके लिए चीजें चूंकि ऑलरेडी मौजूद हैं। अपर्णा वैदिक की किताब ऐसी है कि कोई भी उसको लिखना चाहेगा, दोबारा रफ करना चाहेगा, लेकिन वो तो लिखा जा चुका है। मैं बस सोसाइटी का रिएक्शन इन घटनाओं के प्रति कैसा रहा उसके बाकी मुझे जो चीजें, एक शब्द जो पल सवा पल आपने इस्तेमाल किया है और कुछ नई उपमाएं आपने दी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मेरा इम्प्रूवमेंट एरिया। शब्द तो बहुत सारे अपने लोकल जैसे कहते हैं ना, चावल बनाने का बर्तन बटुला, या एक जगह शब्द आया है कर्जवी। हाँ। तो पहली बार पढ़ते समय मैं रुक गया, वहाँ मुझे समझ में नहीं आया। फिर कर्ज का वो रूपांतर है बोली में। एक जगह है कि सिंगल बेडशीट जैसी विनम्रता ओढ़े, क्योंकि रिटायर हो चुका है ना कैरेक्टर। अब जो आदमी अधिकारी रिटायर हो जाता है तो उसके सामने लोग कम विनम्र रहते हैं। याद नहीं कर पाऊंगा तुरंत, लेकिन 3-4 बहुत अच्छी बातें मिली। हाँ, इस बातचीत से जो 2 विद्वजनों की चल रही है, दोनों खूब पढ़ने वाले लोग हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए उसमें से कई बहुत अच्छी बातें हुई। जैसे एक तो ये कि जो चंदन तुमने कहा ना कि बार बार ये आ रहा था तुम्हारे कहने कि कंडीशन तरीके से आप लिखते वक्त भी आपने सोचा कुछ और है और वो एग्जैक्टली शब्दों में सोचा हुआ नहीं होता है। उसमें तो छवियां भी होती हैं और घटनाएं दृश्य की तरह भी आ जाती है उसमें, लेकिन जब आप उसको शब्द के माध्यम में ढाल रहे होते हैं तो जो कंडीशन माइंड है वो उन्हीं शब्दों का, उन्हीं मुहावरों का चयन करता है जो पहले से उसके लिए मौजूद है उसके पास। तो ये बड़ी बहुत खास बात है मुझे, और ये एक लेखक से, एक रचनाकार से ही मैं सुन और जान सकता था कि जो आपका आइडिया है वो अंततः जब रचना में ट्रांसलेट हो रहा होता है तो उस ट्रांसलेशन की क्या दिक्कत है। ये मुझे बहुत कमाल की बात लगी। और भी कई चीजें थी जो तुरंत मैं याद नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अभी देवेश की बात पर कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से जो देसी शब्द चंदन के यहाँ आते हैं उसके लिए इन सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ व्यक्ति इनकी माँ है। माँ के हवाले से कई बार इस तरह के शब्दों को ये दूसरे माध्यम में भी शेयर करते रहते हैं। नहीं मतलब खुद बचपन से रहे तो वो तो अपने शब्द भंडार में इकट्ठा होता ही रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक पीढ़ी पहले के व्यक्ति के पास जो शब्द भंडार है उसमें और ज्यादा इकट्ठा है, तो वहां से वो चीजें आती हैं। मैं जल्दी पढ़ूंगा, जल्दी पढ़कर
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने अपनी चर्चा में यथार्थ के कुछ ज़्यादा ही चर्चा की, या ये सब उपन्यास का सतह है। वास्तव में ये उपन्यास मुहावरे में ही कंडीशन स्थिति जो है कि मनुष्यता का जो संकट, मनुष्यता पर जो संकट, उसकी बहुत गहराई में जाकर के पड़ताल कर, और वास्तव में ये इसीलिए बहुत दूर तक हमारे साथ रहे। इसके बारे में भी अभी और ज़्यादा बातें की जा सकती हैं, अभी इतना ही। और बहुत बहुत बधाई चंदन जी, आप हम लोगों के ज़माने की टॉर्च बेरर हैं, और आपकी रोशनी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।